कभी सोचा है कि बिजनेस बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? सब लोग सक्सेस की बात करते हैं पर स्ट्रगल के बारे में कोई सच नहीं बताता। ये बुक द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स बाय बेन होरोविट्ज वो सच दिखाती है जो यूजुअली छुपा दिया जाता है। ये बुक आपको सिखाती है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब लीडर्स कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे प्रेशर, फेलियर और अनसर्टेनिटी के बीच भी स्ट्रांग रहना पड़ता है। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये रियल एक्सपीरियंस है जहाँ सीईओ होने का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि टफ डिसीजंस लेना होता है। अगर आप बिजनेस, स्टार्टअप या लाइफ में रियल चैलेंजेस को समझना चाहते हो तो ये बुक आपकी सोच बदल देगी। चैप्टर 1 फ्रॉम कम्युनिस्ट टू वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली बेन होरोविट्ज की लाइफ स्टोरी का स्टार्ट है। ये बताती है कि उनकी थिंकिंग कैसे बनी। इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल फैमिली मोमेंट से होती है जब बेन अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहाँ एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें उन्हें रियलाइज होता है कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और अलग रियलिटीज फेस करते हैं और सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, किसी भी चीज को समझने के लिए सिर्फ सरफेस नहीं बल्कि उसके पीछे की स्टोरी समझनी पड़ती है। फिर वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। उनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके फादर ने उन्हें टफ बनाना और रियलिटी फेस करना सिखाया। बचपन में उन्होंने रेसिज्म, आइडेंटिटी और सोशल डिफरेंसेस को क्लोजली देखा जिससे उनकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बनी। स्कूल और कॉलेज के टाइम पर भी बेन एक सिंपल स्टूडेंट नहीं थे। उन्होंने मिस्टेक्स की, फाइट्स देखी और लाइफ के रियल चैलेंजेस को फेस किया। एक जगह वो बताते हैं कि कभी कभी लाइफ में आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हो, हीरो या कावर्ड। ये उनकी पर्सनैलिटी का टर्निंग पॉइंट था। आगे चल के वो सिलिकॉन वैली और टेक वर्ल्ड में एंटर करते हैं। उन्हें नेटस्केप जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है जहां उन्हें रियल बिजनेस और टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ उन्हें समझ आता है कि बिजनेस सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन, टाइमिंग और टफ डिसीजन से बनता है। चैप्टर 2 आई विल सर्वाइव पूरी तरह स्ट्रगल, प्रेशर और सर्वाइवल माइंडसेट के बारे में है। ये चैप्टर दिखाता है कि बिजनेस स्टार्ट करना इतना ईजी नहीं होता बल्कि असली टेस्ट तब आता है जब सब कुछ गिरने लगता है। इस चैप्टर की शुरुआत लाउड क्लाउड नाम की कंपनी से होती है जिसे बेन होरोविट्ज और उनकी टीम ने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में सब कुछ एक्साइटिंग था, फंडिंग मिल गई, टीम बन गई और ग्रोथ फास्ट थी। कंपनी जल्दी ग्रो कर रही थी, नए एम्प्लॉयज हायर हो रहे थे और सबको लग रहा था कि बिजनेस बहुत स्ट्रांग बनेगा। लेकिन फिर रियलिटी हिट करती है, .com क्रैश आता है और मार्केट सडनली गिर जाता है। इन्वेस्टर्स पैसा देना बंद कर देते हैं, बहुत सी कंपनीज बंद होने लगती हैं और लाउड क्लाउड भी डेंजर में आ जाती है। जो बिजनेस फास्ट ग्रो कर रहा था वही अब सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ बेन को समझ आता है कि बिजनेस में कंट्रोल सब कुछ नहीं होता, बाहर की कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि कंपनी के पास पैसे खत्म होने लगते हैं। बेन को टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जैसे लोगों को जॉब से निकालना, कॉस्ट कटिंग और स्ट्रेटेजी चेंज करना। ये सब डिसीजंस इमोशनल भी होते हैं और रिस्की भी। सीईओ होने का मतलब यहाँ क्लियर होता है, कभी कभी आपको वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को हर्ट करते हैं, लेकिन वो डिसीजंस कंपनी को बचाने के लिए जरूरी होते हैं। इस बीच बेन एक इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करते हैं। स्टार्टअप लाइफ में आप सिर्फ दो इमोशंस फील करते हो, यूफोरिया जब सब कुछ अच्छा लगता है और टेरर जब सब कुछ खराब लगता है। और दोनों एक्सट्रीम होते हैं, कभी आपको लगता है कि आप वर्ल्ड जीत लोगे और कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। आखिर में बेन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करते हैं। आई विल सर्वाइव मतलब चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, गिव अप नहीं करना। उन्हें रियलाइज होता है कि सक्सेस का सीक्रेट परफेक्ट प्लानिंग नहीं बल्कि टफ सिचुएशंस में टिके रहना है। चैप्टर 3 दिस टाइम विद फीलिंग्स में बेन बताते हैं कि जब उन्होंने EDS डील कंप्लीट की उन्हें लगा सब ठीक हो गया, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को कंपनी पर ट्रस्ट नहीं था और स्टॉक प्राइस बहुत गिर गया। इस सिचुएशन में बेन को समझ आता है कि सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी काफी नहीं होती, लोगों का ट्रस्ट और बिलीव भी जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को एक जगह ले जाकर ऑनेस्टली सब कुछ बताया बिना कुछ छुपाए। उन्होंने टीम को चॉइस दी कि रहना है या जाना है, पर अगर रहना है तो फुल कमिटमेंट के साथ। आगे स्टोरी में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, कंपनी के पास सिर्फ 60 डेज टू लिव रह जाते हैं। मतलब अगर कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ तो कंपनी बंद हो सकती है। ये पार्ट दिखाता है कि रियल लीडरशिप क्या होती है। बेन प्रेशर में भी पैनिक नहीं करते बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोकस करते हैं। उन्हें समझ आता है कि प्रोडक्ट वीक है, सिस्टम मेसी है और टीम को डायरेक्शन की जरूरत है। वो अपनी टीम को मोटिवेटेड करते हैं कि एक्सक्यूजेस ना दो, बस सॉल्यूशन लाओ। इसके बाद एक स्मार्ट मूव आता है, 10 ग्राम नाम की कंपनी को एक्वायर करना। ये डिसीजन रिस्की था पर बेन ने समझा कि ये कंपनी के प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकता है और एक बड़ा कस्टमर EDS को सेटिस्फाई कर सकता है। ये डील कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाती है क्योंकि इससे बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलती है। चैप्टर के एंड में कंपनी धीरे धीरे रिकवर करने लगती है, कस्टमर वापस आते हैं, प्रोडक्ट इंप्रूव होता है और टीम में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन ये सक्सेस इजी नहीं थी, ये कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, स्लीपलेस नाइट्स और टफ डिसीजन का रिजल्ट था। चैप्टर 4 व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट बेसिकली एक रियल सिचुएशन दिखाता है जब कंपनी ऑलमोस्ट टूटने वाली होती है। ऑथर बताते हैं कि उस टाइम सब कुछ अनसर्टेन हो जाता है, कोई क्लियर आंसर नहीं होता, कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता।
ये कोई मैथ जैसा फिक्स प्रॉब्लम नहीं होता जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाए। जब कंपनी क्राइसिस में होती है तब सीईओ को हर डिसीजन बिना फुल सर्टेनिटी के लेना पड़ता है। इस चैप्टर में एक मेजर सिचुएशन है जहां कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। ऑथर अपने मेंटोर से मिलते हैं और सच सुनाते हैं। कंपनी बच भी सकती है या बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, लीडर्स को रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है चाहे वो कितनी भी पेनफुल हो। अगर लीडर सच से भागेगा या इग्नोर करेगा तो सिचुएशन और खराब हो जाती है। फिर ऑथर बताते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं सक्सेसफुल सीईओ का सीक्रेट क्या है, लेकिन सच ये है कि कोई सीक्रेट नहीं होता। रियल टेस्ट तब होता है जब सब कुछ गलत हो रहा हो। वही मोमेंट डिसाइड करते हैं कि लीडर स्ट्रांग है या नहीं। इजी टाइम में सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन डिफिकल्ट टाइम में असली लीडरशिप दिखती है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है द स्ट्रगल। ये स्ट्रगल हर एंटरप्रेन्योर फेस करता है। ये वो फेस होता है जब तुम डाउट करते हो कि तुम सही हो या नहीं, जब तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है, जब तुम थक जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो और कभी कभी गिव अप करने का मन करता है। ये स्ट्रगल लोनली होता है और इसकी कोई क्लियर गाइड नहीं होती, लेकिन इसी स्ट्रगल से ग्रोथ आती है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि स्ट्रगल से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं होता। तुम्हें उस फेज से गुजरना ही पड़ता है। इसी प्रोसेस से तुम सीखते हो कैसे टफ डिसीजंस लेने हैं, कैसे टीम को हैंडल करना है, कैसे प्रेशर में काम करना है। फिर चैप्टर एक बड़ा पार्ट ले ऑफ यानी कि लोगों को जॉब से निकालने के बारे में बताता है। ऑथर क्लियरली बोलते हैं कि ये सीईओ के लिए सबसे डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन कभी कभी कंपनी को बचाने के लिए जरूरी होता है। अगर कंपनी ही नहीं बचेगी तो किसी की जॉब भी नहीं बचेगी, इसलिए डिसीजन इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल होना चाहिए। ले ऑफ करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट रूल है, क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सीईओ को क्लियरली बताना चाहिए कि क्यों ये डिसीजन लिया गया। रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए काम किया है, और जो लोग कंपनी में रहते हैं उनको भी क्लियर मैसेज मिलना चाहिए वरना उनका ट्रस्ट टूट जाता है। ऑथर ये भी कहते हैं कि सीईओ को पॉजिटिव दिखने के चक्कर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर रियलिटी बुरी है तो उसे एक्सेप्ट करो और टीम को भी सच बताओ। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जहाँ ऑथर नोबडी केयर्स बोलते हैं, मतलब कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है, बाहर की दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, लोग सिंपैथी नहीं देंगे, सिर्फ रिजल्ट चाहिए होते हैं। इसलिए सीईओ को अपनी एनर्जी ब्लेम या रिग्रेट में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। फोकस सिर्फ सॉल्यूशन पर होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। लास्ट पार्ट में लीड बुलेट कंसेप्ट आता है, यानी कोई एक बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता जो सब फिक्स कर दे। इंस्टेड छोटे छोटे करेक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। कंपनी को स्लोली इंप्रूव करना पड़ता है एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के साथ। चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं कि एक कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है राइट टीम बनाना। ऑथर ने अपनी कंपनी में कई गलतियां की हायरिंग में, जैसे गलत सेल लीडर हायर करना या जल्दी डिसीजन लेना। इससे उन्हें समझ आया कि हायरिंग सिर्फ रिज्यूम देखकर नहीं होती, बल्कि डीपली समझना पड़ता है कि बंदा रोल के लिए फिट है या नहीं। एक रॉन्ग हायर कंपनी को बहुत डैमेज कर सकता है। अच्छी कंपनी वो होती है जहां लोग काम करना पसंद करते हैं। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, समझते हैं कि उनका काम इम्पोर्टेंट है और उन्हें क्लियर डायरेक्शन मिलती है तो वो नेचुरली बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट वीक हो, कंफ्यूजन हो या अनफिट डिसीजन हो तो लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और कंपनी गिरने लगती है। आगे ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स हायर करना और भी डिफिकल्ट होता है। सीनियर लोगों को हायर करते वक्त सिर्फ उनका पास सक्सेस नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट में कैसे परफॉर्म करेंगे। हर कंपनी अलग होती है और जो बंदा एक जगह सक्सेसफुल था जरूरी नहीं दूसरी जगह भी हो। फिर एक बड़ा टॉपिक आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। स्टार्टअप्स अक्सर ट्रेनिंग इग्नोर कर देते हैं, पर ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अपने लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे और कंपनी भी ग्रो नहीं करेगी। ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट डेप्थ की। ये टेक्निकल डेप्थ जैसा होता है, मतलब शॉर्ट टर्म डिसीजंस जो आप फ्यूचर में पे करते हो, जैसे किसी एम्प्लॉय को ओवर पे करना या परफॉर्मेंस इशू इग्नोर करना। आज आप प्रॉब्लम अवॉइड करते हो पर कल वो बड़ा इशू बन जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और फीडबैक। एम्प्लॉयज को क्लियर फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी को ऑनेस्टली नहीं बताते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है तो वो इम्प्रूव नहीं करेगा, और अगर आप वीक परफॉर्मर्स को टॉलरेट करते हो तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर ऑथर कंपनी कल्चर और एचआर रोल पर फोकस करते हैं। एचआर का काम सिर्फ हायरिंग या पेपर वर्क नहीं होता, बल्कि कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। एक अच्छा एचआर लीडर सीईओ का ट्रस्ट एडवाइजर होता है, जो कंपनी के लोगों और कल्चर को इम्प्रूव करता है। लास्ट पार्ट में ऑथर ये बताते हैं कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं होते। अगर कंपनी सिर्फ नंबर्स पर फोकस करे और लोगों को इग्नोर कर दे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बैलेंस होना चाहिए, नंबर्स प्लस पीपल प्लस प्रोडक्ट। चैप्टर 6 के स्टार्ट में ऑथर बताते हैं कि जब कंपनी ग्रो करती है तो सब कुछ सिंपल नहीं रहता। पहले एक इंसान सब काम कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंपनी को स्ट्रक्चर देना ज़रूरी हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन, डिलेज और मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी।
फिर वो गिव ग्राउंड ग्रंट गिंगली का कंसेप्ट समझाते हैं। इसका मतलब है फाउंडर या लीडर को धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना पड़ता है और नए लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। ये इजी नहीं होता क्योंकि आपको लगता है कि आप खुद ही बेटर कर सकते हो, लेकिन ग्रोथ के लिए डेलीगेशन ज़रूरी होता है। अगर आप सब कुछ खुद करते रहोगे तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। ऑथर स्पेशलाइजेशन का इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्टिंग में लोग मल्टीपल काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है हर पर्सन को स्पेसिफिक रोल देना पड़ता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और काम क्लियर होता है, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि कम्युनिकेशन बढ़ जाता है क्योंकि अब लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की बात आती है। कंपनी को कैसे डिवाइड करना है, प्रोडक्ट के हिसाब से या फंक्शन के हिसाब से, जैसे मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। गलत स्ट्रक्चर से कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है और टीम्स एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो काम को स्मूथ बनाए। फिर प्रोसेस का रोल भी समझाया गया है। छोटी टीम में प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तब प्रोसेस कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी हो जाता है। प्रोसेस का मतलब अननेसेसरी रूल्स नहीं बल्कि क्लियर सिस्टम बनाना है जिससे काम एफिशिएंटली हो। फिर हायरिंग और स्केलिंग के बारे में भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कंपनी ग्रो करती है आपको एक्सपीरियंस लोग हायर करने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करना भी मुश्किल होता है क्योंकि वो अपनी कल्चर और हैबिट्स लेकर आते हैं। फिर स्केलिंग एंटिसिपेशन फैलेसी का कंसेप्ट बताता है कि फ्यूचर के लिए ओवर प्लानिंग भी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप बहुत जल्दी फ्यूचर के लिए डिजाइन करोगे तो सिस्टम हैवी और स्लो हो जाएगा। इसलिए बैलेंस जरूरी है, ना तो अंडर प्रिपेयर करो और ना ही ओवर प्रिपेयर। एंड में ऑथर कहते हैं कि स्केलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है आपको अपनी स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टीम को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, बस आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना होता है और सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेने होते हैं। चैप्टर 7 की शुरुआत में ऑथर बताते हैं कि परफेक्ट सीईओ कोई फिक्स मॉडल नहीं होता। हर सक्सेसफुल लीडर अलग होता है, जैसे स्टीव जॉब्स, एंडी ग्रोव या बिल कैम्पबेल। ऑल डिफरेंट स्टाइल बट सब सक्सेसफुल। यहाँ मेन पॉइंट यह है कि लीडरशिप का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ कोर क्वालिटीज होती हैं जो हर ग्रेट लीडर में कॉमन होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी है विजन को क्लियरली एक्सप्रेस करना। लीडर को सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं, उसे लोगों को समझाना भी आना चाहिए कि कंपनी कहाँ जा रही है और क्यों। अगर एम्प्लॉयज को डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग लीडर अपने विजन को इतना क्लियर और पावरफुल बनाता है कि लोग नेचुरली उसे फॉलो करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है राइट काइंड ऑफ एम्बिशन। इसका मतलब सेल्फ एम्बिशन नहीं बल्कि ऐसा एम्बिशन जो कंपनी और टीम के लिए हो। एक ग्रेट लीडर अपने लोगों के बारे में सोचता है, उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है। जब एम्प्लॉय फील करते हैं कि लीडर उनके लिए जेन्युइनली केयर करता है तब वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तीसरी क्वालिटी है विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। सिर्फ ड्रीम देखना या बोलना काफी नहीं होता, एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। लीडर को टफ सिचुएशंस में भी डिसीजंस लेना आना चाहिए और टीम को रिजल्ट्स तक ले जाना आना चाहिए। ये स्किल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। फिर ऑथर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं, क्या ग्रेट लीडर बॉर्न होते हैं या बनाए जाते हैं? आंसर सिंपल है, दोनों। कुछ लोग नेचुरली बेटर होते हैं, लेकिन लीडरशिप काफी हद तक सीखी जा सकती है। अगर कोई अपनी स्किल्स पे काम करे तो बेटर लीडर बन सकता है। इसके बाद पीस टाइम सीईओ वर्सेस वॉर टाइम सीईओ का कंसेप्ट आता है। पीस टाइम सीईओ तब होता है जब कंपनी स्टेबल हो, मार्केट स्मूथ हो और ग्रोथ नॉर्मल हो। ऐसे टाइम पर फोकस होता है क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे। यहाँ लीडर काम होता है, रूल्स फॉलो करता है और टीम को एम्पावर करता है। वॉर टाइम सीईओ बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब कंपनी क्राइसिस में हो, जैसे लॉसेस, कंपटीशन या सर्वाइवल का इशू, तब लीडर को एग्रेसिव और फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ इमोशंस, रूल्स और कंफर्ट का टाइम नहीं होता। फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, कंपनी को बचाना। वॉर टाइम सीईओ रिस्क लेता है, टफ कॉल्स लेता है और कभी कभी अनपॉपुलर डिसीजंस भी करता है। एक सीईओ को दोनों रोल्स आने चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से कब पीसफुल लीडर बनना है और कब एग्रेसिव लीडर बनना है, ये समझना ही रियल लीडरशिप है। फिर चैप्टर फीडबैक की इंपॉर्टेंस पर आता है। लीडर को अपनी टीम को ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। शिट सैंडविच टेक्निक का मेंशन है, जिसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए बल्कि इंप्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि फीडबैक एक मोनोलॉग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है। जब एम्प्लॉयज को फील होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। सीईओ का काम सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना नहीं बल्कि कंपनी को स्ट्रेटेजी पे एग्जीक्यूट करवाना भी है। इसमें 3 मेन चीजें आती हैं, सही डिसीजन लेना, टीम को अलाइन करना और इंश्योर करना कि सब लोग सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सीईओ के पास कभी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फिर भी डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए गुड सीईओ वो होता है जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में भी कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सके। फिर कंपनी को एग्जीक्यूट करवाना, इसका मतलब है राइट पीपल को राइट रोल में रखना, क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करना और ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां लोग इफेक्टिवली काम कर सके। अगर टीम स्ट्रांग नहीं है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाएगी।
लास्ट पार्ट में सीईओ को इवैल्यूएट करने की बात होती है। सीईओ को जज करने का बेस्ट तरीका ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखे जाएं, बल्कि ये देखा जाए कि क्या सीईओ को पता है कि क्या करना है और क्या वो अपनी कंपनी से वो करवा पा रहा है, क्योंकि रिजल्ट कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर पर भी डिपेंड करते हैं। चैप्टर का एंड होता है एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज के साथ। लीडरशिप कोई मैसेज नहीं है, बल्कि क्लैरिटी, करेज और कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट का कॉम्बिनेशन है। एक सीईओ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो कंटिन्यूअसली सीखता है और बेटर बनने की कोशिश करता है। चैप्टर 8 ऑथर अपनी रियल लाइफ स्टोरी से शुरू करते हैं जब वो ऑप्सफेयर कंपनी को बेचने के प्रोसेस में थे। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, प्राइस बढ़ रहा था और लग रहा था कि डील सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन अचानक एक अकाउंटिंग इशू आ गया और पूरी डील खतरे में आ गई। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, बिजनेस में चीजें कभी भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती और कभी कभी आपको अनक्लियर सिचुएशन में भी डिसीजन लेना पड़ता है। इस सिचुएशन में ऑथर के पास क्लियर आंसर नहीं था। लीगल, अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल सब चीजें मिक्स हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो, कुछ कहते थे कि अकाउंटिंग सही करो। टाइम बहुत कम था और प्रेशर बहुत ज्यादा। यहाँ ऑथर दिखाते हैं कि लीडरशिप का मतलब होता है कि इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेना। परफेक्ट आंसर का वेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस क्रिएटिविटी। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आप लोगों को स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी में रखोगे तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सही नहीं है। अगर लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी। लेकिन हर सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी सेम नहीं होती। कभी एफर्ट्स के बेसिस पर जज करना चाहिए, कभी रिजल्ट के बेसिस पर, और कभी सिचुएशन की डिफिकल्टी लेवल को देखना चाहिए। फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है, बिजनेस में इमोशंस और लॉजिक दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कंपनी को सेल करना, लॉजिकली आपको देखना होता है कि मार्केट ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी, लेकिन इमोशनली वो आपकी कंपनी होती है जिससे आपने बिल्ड किया होता है, इसलिए डिसीजन टफ होता है। ऑथर कहते हैं कि दोनों साइड को समझना जरूरी है, तभी डिसीजन लिया जा सकता है। चैप्टर 8 के एंड में मैसेज है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कोई रूल बुक नहीं, हर सिचुएशन यूनिक होती है और आपको अपने जजमेंट, एक्सपीरियंस और करेज के बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ता है। चैप्टर 9 थोड़ा रिफ्लेक्टिव और पर्सनल है। द एंड ऑफ द बिगनिंग का मतलब है जर्नी का एक फेज खत्म हो गया, लेकिन असली लर्निंग अब स्टार्ट होती है। ऑथर बताते हैं कि कंपनी सेल करने के बाद वो कंफ्यूज थे कि नेक्स्ट क्या करें। तब उन्होंने अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट किया और समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली कितनी टफ होती है। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि उन्होंने वेंचर कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। उनका फोकस था कि जो फाउंडर्स खुद कंपनी बिल्ड कर चुके हैं वो बेटर इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें रियल प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस होता है, ना कि सिर्फ थ्योरी। ट्रेडिशनल वेंचर्स कैपिटल सिस्टम में फ्लॉ थे। बहुत इन्वेस्टर्स ने खुद कभी कंपनी बिल्ड नहीं की होती, फिर भी वो फाउंडर्स को एडवाइस देते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दे। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हायरिंग और टीम बिल्डिंग। स्मार्ट लोग काफी नहीं होते, आपको ऐसे लोग चाहिए जो फिट हो, जो कंपनी के कल्चर और गोल्स के साथ अलाइन हो। राइट पीपल चूज करना सक्सेस का मेजर फैक्टर है। एंड में ऑथर एक इमोशनल और पावरफुल मैसेज देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई इजी फॉर्मूला नहीं होता। हर फाउंडर स्ट्रगल करता है, डाउट फील करता है और मिस्टेक्स करता है, लेकिन वो स्ट्रगल आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।